चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स रेडी हो गए हैं? देखो, इस वक्त हम लोग हमारे SY BCom सेमिस्टर 4 के सुपर स्मार्ट रिवीजन कंडक्ट कर रहे हैं और आज का जो हमारा सेशन है स्पेसिफिकली इसके अंदर हम लोग MS यूनिवर्सिटी का जो स्टडी कंटेंट है, MS यूनिवर्सिटी का जो स्टडी कंटेंट है फॉर मैनेजमेंट अकाउंट, देखो मैनेजमेंट अकाउंटમાં કોલેજે જે આપ્યું છે એ જ આપણે કરી રહ્યા છે, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर बजेटरी कंट्रोल। अभी इसका कंप्लीट रिवीजन सेशन, सारे के सारे जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। इसका बेनिफिट आपको एमसीक्यू में मिलेगा, 2.5 मार्क्स का जो वेटेज है उसमें भी मिलेगा और एग्जाम्पल, अगर फुल फ्लेज एग्जाम्पल है तो उसका थोड़ा बहुत बेस आपको यहां पे मिल जाएगा। तो अपना क्लास तो फुल हो गया है बट हमारा सेशन कंटिन्यू ही हो जाएगा। चलिए, तो बजेटरी कंट्रोल, देखो सारी चीजें मैंने यहां पर टिक मार्क करके रखी हुई है ताकि आपको प्रिपरेशन करने में, पढ़ने में कोई कंफ्यूजन या दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि बजट क्या है। देखो, सबसे पहला अपने को क्या जानना है कि बजट क्या है अपना। तो बजट इज डिफाइंड एज अ प्लान क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स। मेन वर्ड्स देखना, क्वांटिफाइड मतलब काउंट कर सकते हैं। किस में काउंट कर सकते हैं? मॉनेटरी टर्म्स में। मॉनेटरी टर्म्स में मतलब पैसों में काउंटिंग हो सकता है, बट काउंटिंग तो बहुत सारी चीजों में हो सकता है। वेट में मतलब किलोग्राम में काउंटिंग हो सकता है, यूनिट्स में 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट में भी काउंट हो सकता है, बट यहां पे बजट किस चीज में काउंट करेगा? मॉनेटरी टर्म्स में। प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड, कब अप्रूव किया जाएगा, कब प्रिपेयर किया जाएगा? प्रायर टू डिफाइंड पीरियड, मतलब जिस टाइम पीरियड का हम लोग बजट बना रहे हैं, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अपना फाइनेंशियल ईयर है 2022-23। सपोज इस टाइम पीरियड के लिए अपने को प्लानिंग करना है तो बजट जो है वो उसके पहले बनेगा। बजट प्रिपेयर्ड प्रायर टू दिस पीरियड। प्रायर मतलब इससे पहले हम लोग ये बजट बनाने का काम करेंगे, जो कि क्या दिखाता है? शोइंग प्लानेड इनकम, मतलब कितनी इनकम फ्यूचर में होगी, एंड एक्सपेंडिचर, कितने एक्सपेंसेस फ्यूचर में करने पड़ेंगे ड्यूरिंग दैट पीरियड, एंड द कैपिटल टू बी एम्प्लॉयड, मेन चीज टू अटेन अ गिवन ऑब्जेक्टिव, उसको हम बोलते हैं बजट। और ये डेफिनेशन दिया है CIMA, ठीक है। CIMA की डेफिनेशन के हिसाब से आपको मेन चीज क्या याद रखनी है? बजट क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स, ये वर्ड याद रखना है, क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स प्रायर टू द पीरियड, जिस पीरियड के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं उससे पहले बनाया जाता है। और उसमें क्या कवर किया जाता है? प्रोजेक्टेड इनकम, प्रोजेक्टेड या फिर प्लानेड इनकम एंड प्लानेड एक्सपेंडिचर, जिससे कि हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव मतलब जो हेतु है, जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हो सके। तो तीन मेन वर्ड्स याद रखने हैं। तो आपको ये CIMA की डेफिनेशन पता चल जाएगी। आपको ये डेफिनेशन दी हो MCQ के एंगल से और पूछा हो कि दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय ब्लैंक, तो CIMA या CIMA ने कौन सी डेफिनेशन दी है बजट की? तो मेन वर्ड्स क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स, प्रायर टू द स्पेसिफिक पीरियड, प्रोजेक्टेड या प्लानेड इनकम एंड प्लानेड एक्सपेंडिचर टू अटेन गिवन ऑब्जेक्टिव। ये मेन वर्ड्स आप लोगों को याद रखने हैं। क्लियर यहां तक? चलो, यहां तक सबको क्लियर हुआ हो, समझ में आओ तो टिक कर देना, मींस थम्स अप कर देना जल्दी से। समझ में आ रहा है तो थम्स अप करोगे। ओके, चलिए। उसके बाद ये बजट की डेफिनेशन पर से उसके क्या क्या फीचर्स निकल के आते हैं, तो ये चीज ध्यान से हो, ये चीज आपको 2.5 मार्क्स में काम लग सकती है। IMP फॉर 2.5 मार्क्स। 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट, फीचर्स ऑफ बजट, जो कि उसकी डेफिनेशन के ऊपर से ही निकल के आता है। बजट की डेफिनेशन के ऊपर से ही उसके फीचर्स हमको मिलेंगे। जैसे कि पहला, प्लान एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। देखो डेफिनेशन में हमने यहां पे देखा ना, क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स। तो पहला फीचर क्या है बजट का? कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी दैट विल बी इन मॉनेटरी टर्म्स। ये आपको लिखना है, आप ऐसे टाइटल दोगे कि बजट हैज फॉलोइंग फीचर्स, और फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ बजट। नंबर 1, बजट इज अ प्लान expressed in the monetary terms.
देन सेकंड, इट इज प्रिपेयर प्रायर टू द पीरियड ड्यूरिंग विच इट विल ऑपरेट। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये बजट जो है, ये बजट ऑपरेट होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, तो उसको बनाया कब जाएगा? उससे पहले, मतलब बिफोर 2022, 31 मार्च 2022 से पहले बनाया जाएगा। पहला फीचर, मॉनेटरी टर्म्स में आइटम्स एक्सप्रेस की जाती है। दूसरा, बजट जिस टाइम पीरियड पे एप्लीकेबल होने वाला है उससे पहले बनाया जाता है, प्रिपेयर्ड बिफोर द पीरियड फॉर विच इट इज एप्लीकेबल और प्रिपेयर्ड। देन थर्ड इज इट इज अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट। मतलब बजट बना दिया और बिना किसी को दिखाए इंप्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसका मैनेजमेंट के पास से अप्रूवल लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम का टाइम टेबल है या एग्जाम का सिलेबस है या शेड्यूल है, अभी वो कॉलेज के किसी फैकल्टी ने बनाया है, अब बना देने के बाद वो सीधा स्टूडेंट्स को दे देंगे क्या? नहीं, वो मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास से अप्रूवल देंगे, डीन के पास से अप्रूवल देंगे। भाई देखो, हमने ये प्लान किया हुआ है, तो क्या ये हम पब्लिश कर दे, स्टूडेंट्स को दे दे? तो जो डीन है वो चेक करेंगे कि हाँ सब कुछ ओके, ठीक है, अप्रूव्ड, दे दो स्टूडेंट्स को। मतलब कि प्लान इंप्लीमेंट होने से पहले मैनेजमेंट का अप्रूवल लिया जाता है, तो अप्रूव्ड, प्रायर अप्रूवल बाय द मैनेजमेंट, थर्ड फीचर। देन इट इज रिलेटेड टू डिफाइनाइट फ्यूचर पीरियड। बजट हमेशा याद रखना फ्यूचर के लिए होता है, पास्ट के लिए बजट नहीं होता है। पास्ट के लिए तो अकाउंटिंग होता है, हम अकाउंटिंग लिखते हैं, वो पास्ट की इंफॉर्मेशन को यूज करके लिखते हैं, जबकि बजट वो फ्यूचर के लिए होता है। ठीक है, तो बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर पीरियड। देन इट इंडिकेट्स, ये भी हमने डेफिनेशन में देख लिया, प्लानेड इनकम एंड प्लानेड एक्सपेंडिचर। बजट कवर्स प्लानेड इनकम एंड प्लानेड एक्सपेंडिचर। आप लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हो, उसके साथ साथ मैं जो चीजें ये हाईलाइट कर रहा हूं उसको आप नोट कर सकते हो कि ये मेन वर्ड है, ये मेन वर्ड है, ये मेन वर्ड है, नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि आपको 2.5 मार्क्स में आएगा तो यही चीजें लिखनी है, या बाद में आपको ये जो मटेरियल मैं प्रोवाइड कर दूं तो उसमें से देख के नोट डाउन करना या अच्छे से याद करना। एंड लास्ट, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द मैनेजमेंट। मतलब कि ये प्लान जो है या बजट जो है वो हम क्यों बनाते हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है वो इंप्लीमेंट हो सके। तो ये वाला पॉइंट अगर आप नहीं भी याद रखते हो तो चलेगा। है सिंपल कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी होगी, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल होंगे वो अचीव हो सके, इसके लिए ये बजट बनाया जाता है। तो यहां पे अगर 2.5 मार्क्स में आता है तो आप 4 से 6 पॉइंट लिखते हो तो बहुत ज्यादा हो गया। यहां पे एक्चुअली में 6 है, हम लोग ये 5 प्रिपेयर भी करते हो और 4 नोट डाउन भी करते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये अपना 2.5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक फीचर्स ऑफ बजट। अभी यहां पर ये टॉपिक भी आपको एमसीक्यू के लिए काम लग सकता है, या शायद आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछना है तो, बट एमसीक्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आगे भी इसके ऊपर डिटेल नोट्स आएगी जहां से आपको शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। क्या बोला है? बजट में बी एक्सप्रेस इन रिलेशन टू टाइम। देखो, टाइम में एक्सप्रेस कर सकता है, बजट टाइम को ध्यान में रख के बनाया जा सकता है। अब टाइम के ऊपर बनाया जाता है तो उसकी 2 कैटेगरी होती है, एक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बजट। बजट टाइम के ऊपर बनाया जाता है तो वो 2 टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म का बजट होगा और एक लॉन्ग टर्म का बजट होगा। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म बजट एंड लॉन्ग टर्म बजट आर पार्ट ऑफ ब्लैंक टाइप और बेस्ड ऑन ब्लैंक या ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। बजट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स और बजट कैन बी ऑफ फॉलोइंग, तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बजट, टाइम के बेसिस पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। उसके बाद ये सेकंड कैटेगरी, ये ए टाइम के ऊपर, बी फंक्शन के ऊपर। फंक्शन के बेस के ऊपर बजट 2 तरह, यहां पे ज्यादा है, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, कैश बजट, कैपिटल बजट एटसेट्रा। तो आपको इस तरह से एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, कैश बजट या कैपिटल बजट आर बेस्ड ऑन ब्लैंक, तो फंक्शन बेस्ड। फंक्शन के बेस के ऊपर बजट मेन 4, इसके अलावा भी है बट ये 4 नाम आप लोग याद रखोगे। कौन कौन से हैं? प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, कैश बजट एंड कैपिटल बजट। ये टाइप्स आते हैं फंक्शन के बेसिस के ऊपर। एंड लास्ट कैटेगरी बिहेवियर के बेस के ऊपर। तो बिहेवियर के ऊपर 2 कैटेगरी है, एक फिक्स बजट एंड दूसरा है फ्लेक्सिबल बजट। तो ये वाली चीज आपको एमसीक्यू के लिए ज्यादा काम लग सकती है। तो देखो, सबसे पहले आया टाइम बेस। टाइम बेस में 2 कैटेगरी आई, कौन सी आई 2 कैटेगरी? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। फिर दूसरा जो आया वो है फंक्शन बेस, जिसके अंदर 4 चीजें आई, जिसके अंदर प्रोडक्शन बजट,
सेल्स बजट, प्रोडक्शन करना है तो सेल्स करेंगे, साथ में कैश एंड कैपिटल। तो याद रखना सिंपल है, चार, प्रोडक्शन सेल्स, जो भी प्रोड्यूस करेंगे उसको सेल्स भी तो करेंगे ना, तो प्रोडक्शन सेल्स, और दूसरे दो तो सी है, कैपिटल बजट कैश बजट, ठीक है। एंड थर्ड बिहेवियर के बेस के ऊपर, तो उसमें दो कैटेगरी, फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। तो ये चीज आप लोग एमसीक्यू के एंगल से याद रखोगे, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बजेटरी कंट्रोल की। यहां पे हमारी डेफिनेशन है बजेटरी कंट्रोल। तो देखो बजेटरी कंट्रोल में क्या बोला है, तो बजेटरी कंट्रोल इज अ सिस्टम ऑफ प्लानिंग एंड अकाउंटिंग कंट्रोल थ्रू द यूज ऑफ बजट। दिस इज सिंपल डेफिनेशन। ये है ना, ये सिंपल डेफिनेशन दी है कि बजेटरी कंट्रोल क्या है, तो प्लानिंग एंड अकाउंटिंग कंट्रोल बजट के थ्रू अगर हम करते हैं तो उसको बोलते हैं बजेटरी कंट्रोल। क्या बोला, अगर हम बजट का इस्तेमाल करके प्लानिंग और कंट्रोलिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं बजेटरी कंट्रोल। अभी सीआईएमए जो कि ऑथोराइज्ड है, तो उसने क्या डेफिनेशन दी है, तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट रिलेटिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। ये वर्ड्स के ऊपर आपको फोकस करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव मतलब वो टॉप लेवल के एम्प्लॉइज, सीईओ हो सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स हो सकते हैं, वो सब, टू द रिक्वायरमेंट पॉलिसी एंड कंटिन्यूअस कंपैरिजन, ये कंटिन्यूअस कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विथ बजटेड रिजल्ट, आइदर टू सिक्योर बाय द इंडिविजुअल, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स है, individual actions, the objective of that policy, or to provide a basis for its revision। देखो क्या बोला है सीआईएमए की डेफिनेशन में, पहले सिंपल डेफिनेशन में क्या बोला, बजेटरी कंट्रोल का मतलब प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग थ्रू बजट। अगर हम बजट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करते हैं एंड कंट्रोलिंग करते हैं, प्लानिंग मतलब आयोजन, कंट्रोलिंग मतलब अंकुश, तो आयोजन और अंकुश बजेटનો ઉપયોગ કરીને કરીએ છે તો એને આપણે કહીશું બજેટરી કંટ્રોલ, સિમ્પલ ડેફિનેશનમાં। सीआईएमए की डेफिनेशन में आपको कौन से वर्ड्स याद रखना है, तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट, बजट सेट करना किसके रिलेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, ये एक वर्ड होना चाहिए, और दूसरा कंटिन्यूअस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द बजटेड रिजल्ट। मतलब हमने जो प्लान किया था वो बजट में हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, और एक्चुअली में क्या हो रहा है उसका हम लोग कंटिन्यूअस कंपैरिजन करेंगे। भाई देखो फॉर एग्जांपल हमने ये प्लान बनाया है कि हम लोग 15 दिन में बहुत ही बढ़िया लेवल के सारी प्रिपरेशन कर देंगे, ये मैंने आपको बजट बना के दिया कि भाई हम लोग ये प्रिपरेशन कर देंगे इतने दिनों के अंदर। अब डे टू डे बेसिस पे आप चेक करोगे कि भाई आज की डेट में जो बोला था वो हो गया, मतलब जो प्लानेड था, वो जो बजटेड था उसके साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच हो रहा है क्या, उसको टैली करेंगे। तो कंपैरिजन ऑफ बजटेड विथ एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो ये हो गया अपना बजटरी कंट्रोल। क्लियर, तो ये सीआईएमए की डेफिनेशन है। अभी इसके ऊपर से ये वाला टॉपिक भी आपको 2.5 मार्क्स में काम लग सकता है, ये डेफिनेशन एमसीक्यू के लिए काम लग सकती है, आईएमपी फॉर एमसीक्यू। जबकि अब ये जो है ना फीचर्स ऑफ बजट, बजटरी कंट्रोल, ये आपको 2.5 मार्क्स में 2.5 to 4 मार्क्स के लिए काम लग सकता है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, दिस विल बी यूजफुल और हेल्पफुल फॉर 2.5 to 4 मार्क्स क्वेश्चन। अभी इसके अंदर आपको है ना मेन टाइटल याद रहने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर इंफॉर्मेशन ज्यादा है, बट डिपेंड कि अगर 2.5 मार्क्स में लिखा है तो एक लाइन में लिख देंगे, और अगर 4 मार्क्स तक पूछा है तो पूरा डिटेल में लिखेंगे। तो देखो बजटरी कंट्रोल के फीचर्स क्या है, तो सबसे पहले तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट। अगर आपको बजटरी कंट्रोल करना है, बजटरी कंट्रोल का मतलब समझो बजट के थ्रू कंट्रोल, बजट का इस्तेमाल करके कंट्रोल करना, तो इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, बजट के थ्रू कंट्रोल करना है तो बजट तो होना चाहिए ना। तो सबसे पहला ही क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रिपेयर्ड बजट, बजट्स आर प्रिपेयर्ड, ये मेन चीज है। अगर आपको बजटरी कंट्रोल करना है तो सबसे पहले बजट प्रिपेयर होना चाहिए, जिसके अंदर ये तो कॉमन ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव्स को डिसाइड किया जाएगा, बट मेन चीज क्या है, बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट। देन सेकंड, ये डेफिनेशन में ही आ गया एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। बजट में हम क्या डिसाइड करेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव्स है उनको कौन से काम करने हैं,
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। फॉर एग्जाम्पल बजट बना दिया है तो उसमें क्या डिसाइड किया है कि भाविन सर को ये टॉपिक पढ़ाने हैं या इसका रिवीजन करवाना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी भाई आपको ये काम करना है, तो कंपेयर कर सके भाई आपको बोला था ये काम करने को, ये किया कि नहीं किया, तो ही तो वो कंट्रोल हो सकता है। तो पहला क्या किया, प्रिपरेशन ऑफ बजट, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट, आप एस्टैब्लिशमेंट वर्ड भी लिख सकते हो या प्रिपरेशन ऑफ बजट ऐसा भी वर्ड यूज कर सकते हो। सेकंड, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के एग्जीक्यूटिव को क्या काम करने होंगे, ये जो मेन वर्ड है ये मैं हाईलाइट कर देता हूं, executives task to be performed and responsibility. Then requirement of a policy, ये आपको एमसीक्यू में काम लग सकता है कि बजट इज अ ब्लैंक या फ्रॉम द फॉलोइंग ब्लैंक इज ट्रू और करेक्ट और ब्लैंक इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड्स टू बजट। तो इसमें ये एक स्टेटमेंट याद रखना कि बजट इज अ पॉलिसी स्टेटमेंट जिसके अंदर बिजनेस की जो पॉलिसीज है वो कवर की जाती है। बट मेन एमसीक्यू के एंगल से आपको ये याद रखना कि बजट इज अ पॉलिसी स्टेटमेंट। तो अगर फीचर्स या नॉट अ फीचर पूछा है तो आपको यह पता चलना चाहिए कि बजट क्या है, पॉलिसी स्टेटमेंट है। फिर यह भी हमने देख लिया कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द बजट, जिसमें हम क्या करेंगे, कंपैरिजन एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर्ड विद द प्लान्स, मतलब हमने जो प्लानिंग किया है उसके साथ हम लोग हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर करते जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल हमने हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्लान बनाया है, अब उसके लिए 15 दिन का है या 25 दिन का है या 5 दिन का है प्लान, तो ये 15 दिन हमने जो किया था डिसाइड वो एक एक दिन पे देख करेंगे कि पहले दिन पे ये हुआ, दूसरे दिन पे ये हुआ, तीसरे दिन पे ये हुआ। एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमने जो प्लान किया है उसके साथ क्या करते जाएंगे, कंपैरिजन करते जाएंगे। देन फोर्थ इज रिवीजन पॉलिसी। रिवीजन मतलब अगर जरूरत लगता है तो हम उसके अंदर चेंज करेंगे, पहले कंपैरिजन करेंगे एंड फिर क्या करेंगे, प्लान्स may indicate the need to change the policy if the change in policy is necessary। मतलब जैसे जैसे हम परफॉर्मेंस करते जाते हैं तो बजट में हमने जो डिसाइड किया था और एक्चुअल जो किया था यार उसमें तो बहुत ज्यादा गैप आ रही है, हमको लग रहा है कि हमारा जो बजट है ना वो प्रॉपर नहीं है, हमने कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बजट बना दिया है। मतलब मैंने फॉर एग्जांपल आपको ऐसा प्लान बना के दिया है कि दिन में हम लोग 15-15 20-20 घंटे पढ़ेंगे और एग्जाम में रिजल्ट आएंगे। अभी 15-20 घंटे पढ़ने का मैंने बजट यानी कि प्लान बना तो दिया, पर जब एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है ना तो पता चल रहा है सर 3 से 5 घंटे के बाद अपनी कैपेसिटी रहती नहीं है, चार्जिंग खत्म हो जाता है। तो यहां पे 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसा चला, मतलब समझ में आ गया कि भी अपना बजट है ना वो बहुत ज्यादा ही हटके है। तो क्या करो, बजट को रिवाइज करो, चेंज करो कि यार 15-15 घंटे नहीं करो, 4-5 घंटे का काम रखो, आराम से हो जाएगा। तो अगर जरूरत लगता है तो रिवीजन करेंगे, बजटरी कंट्रोल में रिवीजन जरूरी है। क्लियर। तो ये अपने 5 फीचर्स है किसके, बजटरी कंट्रोल के। तो ये आपके लिए 2.5 से लेके 4 मार्क्स तक आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है, आप आराम से लिख पाओगे। क्लियर हुआ यहां तक? एक बार थम्स अप कर दो समझ में आ गया हो तो, जल्दी से समझ में आ गया है तो थम्स अप कर दोगे। ओके चलिए गुड। कोई भी स्टूडेंट लैप्स नहीं हो रहा है, सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन है, दूसरे स्टूडेंट्स को भी ज्वाइन करना है पर ज्वाइन हो नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में मैं ये उसका भी अरेंजमेंट कर दूंगा कि और स्टूडेंट्स ज्वाइन हो सके। चलिए अभी हम लोग अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ बजट। अभी यहां पे आपको कोई स्पेसिफिक टाइप के ऊपर 2.5 मार्क्स में पूछे या एमसीक्यू के लिए तो ये टाइप्स ऑफ बजट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपको कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ बजट के ऊपर भी नोट पूछ सकते हैं, कोई भी 2 के बारे में एक्सप्लेन करो तो भी ये 2.5 मार्क्स के लिए एनी टाइप और 2 टाइप्स 2.5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट, या फिर एमसीक्यू के लिए तो सारे इंपॉर्टेंट है ही। तो देखो बजट, इसके अंदर अलग अलग जो टाइप्स है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है बेसिक बजट। मेन चीज याद रखना, उसके मेन चीजें मैंने टिक मार्क करके रखी है, आपको वो याद रखनी है। 2.5 मार्क्स में लिखना है तो भी वो पॉइंट आने चाहिए और एमसीक्यू भी वहीं से आएंगे। क्या है, बेसिक बजट इज अ बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म प्लान। मेन चीज बेसिक बजट लॉन्ग टर्म प्लान के लिए होगा एंड यूज्ड एज अ बेसिस फॉर डेवलपिंग करंट बजट। देखो जो अपना बेसिक बजट है वो लॉन्ग टाइम के लिए होगा और ये बेसिक बजट को ध्यान में रख के या उसका इस्तेमाल करके ही अपने करंट बजट मतलब शॉर्ट टर्म के बजट,
जो बेसिक बजट है लॉन्ग टर्म का होता है और वो लॉन्ग टर्म के ऊपर ही अपने शॉर्ट टर्म के बजट बनते हैं। एंड अ बेसिक बजट इज मच वाइडर, ये याद रखना, वाइडर मतलब ज्यादा चीजों को कवर करता है, मच ब्रॉडर और वाइडर इन स्कोप एंड लेस डिटेल, क्योंकि बहुत लंबा है तो उसके अंदर माइन्यूट चीजें नहीं होगी। लाइक फॉर एग्जांपल हम हमारे अगले साल के टीवाई बीकॉम के स्टडी का प्लान करेंगे तो हम लोग अभी ओवरऑल एक प्लान बनाएंगे कि देखो हम लोग इतने टाइम में ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इतने टाइम में ये रिवीजन करवाएंगे, इतने टाइम में ये एमसीक्यू की प्रिपरेशन करवाएंगे। पर कौन से दिन में क्या प्रिपेयर करवाएंगे वो लॉन्ग टर्म बजट में नहीं आता है, वो करंट बजट में आएगा। जैसे मैंने आपको ये एग्जाम के लिए मास्टर रिवीजन प्लान दिया है तो वो करंट बजट है शॉर्ट टर्म का, देखो 15 दिन का बजट होगा। पर जो बेसिक बजट होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है, भाई पूरे साल किस तरह से चलेगा। तो ये लॉन्ग टर्म या बेसिक बजट है वो ज्यादा ब्रॉड होता है, मतलब ज्यादा चीजों को कवर करता है बट उसके अंदर छोटी छोटी बारीकियां कम होती है, लेस डिटेल। तो याद रखना कि ब्लैंक एमसीक्यू इज मच ब्रॉडर इन द स्कोप एंड लेस इन डिटेल। तो ब्रॉड इन स्कोप, लेस डिटेल, बेसिक बजट। ठीक है, और इसके लिए जो और एक चीज याद रखनी है, फॉर कंट्रोल पर्पस करंट बजट आर मोर यूजफुल, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। याद रखना एमसीक्यू के लिए काम लग सकता है कि कंट्रोल के लिए बेसिक बजट उतने काम नहीं लगेंगे, कंट्रोल के लिए करंट बजट काम लगेंगे जो कि डिटेल में होंगे। चलो ये किया, मैनेजमेंट अकाउंट का रिवीजन कर दिया, मैनेजमेंट अकाउंट के एमसीक्यूज कर दिए, ईएसबीएम का रिवीजन सेशन देख लिया, तो ये डे टू डे बेसिस पे जो है वो कंट्रोलिंग करना आसान हो जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म का है मतलब 3 महीने में हम लोग एक काम करेंगे, 75% लेके आएंगे, 90% लेके आएंगे, पर उसे कंट्रोल कैसे करें? आज क्या किया? नहीं, आज तो कुछ नहीं किया ना, 3 महीने के बाद रिजल्ट आना है ना, तो उससे कंट्रोलिंग नहीं होता है। बट करंट बजट ये कंट्रोलिंग के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये याद रखना कि करंट बजट इज मोर यूजफुल फॉर कंट्रोल पर्पस। तो देखो ये करंट बजट मेन चीज यही है, शॉर्ट टर्म पीरियड का होता है। मैं आपको जो एग्जाम के लिए रिवीजन प्लानर देता हूं दैट इज द एग्जांपल ऑफ शॉर्ट टर्म बजट, कि शॉर्ट टर्म का होता है जिससे कंट्रोलिंग ज्यादा हो सकता है। देन फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। तो फिक्स बजट मतलब क्या? ये भी एक तरह से लॉन्ग टर्म का ही रहेगा, फिक्स होगा, उसके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। देखो रिमेन अनचेंज, क्या कहा है? रिमेन अनचेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और टर्नओवर अटेन। मतलब कितना वॉल्यूम हो रहा है, कितना टर्नओवर हो रहा है, टर्नओवर मतलब सेल्स। हमारा बजट जो फिक्स बजट है ना उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म के पॉलिसी डिसीजंस होता है। शॉर्ट टर्म में कुछ इधर उधर हो सकता है बट उससे हमारा जो फिक्स बजट है उसके अंदर चेंज नहीं करेंगे। हाँ, वेरिएबल बजट के अंदर या फ्लेक्सिबल बजट के अंदर हम लोग चेंज करेंगे, बट फिक्स बजट है वो हम लोग फिक्स ही रखेंगे, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो वो बजट जो कोई चेंज नहीं होता है, जिसमें वॉल्यूम टर्नओवर जो भी हो, जो भी सिचुएशन हो, पर ये बजट अपना फिक्स ही रहेगा, अनचेंज रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे फिक्स बजट। जबकि उसका ऑपोजिट है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट में क्या होगा? recognizing the difference in the behavior between fixed and variable cost, जो कि क्या देखता है कि फिक्स में और वेरिएबल में क्या डिफरेंस आ रहा है और उसमें जरूरत के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? चेंजेस करेंगे, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी। दिस इज द इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ये फ्लेक्सिबल बजट ऐसा हो जिसमें लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से हम लोग जरूरी चेंज करते जाएंगे, मतलब ऐसा हुआ तो चेंज कर देंगे। मतलब सडनली आज मैंने ये पढ़ाई का प्लान किया था या कल मेरा ये पढ़ाई का प्लान है, मैं सुबह ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, बट सुबह अचानक अंकल की तबीयत बहुत बिगड़ गई और आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, ऐसा है तो ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, नहीं नहीं मेरा बजट बना हुआ है अंकल, आप एक काम करो 4 घंटे के बाद बीमार पड़ो, ऐसा तो होगा नहीं। वो तो बीमार हो गए तो अपन को अभी अपना पढ़ाई का काम छोड़ के अस्पताल दौड़ना पड़ेगा। बट फ्लेक्सिबल बजट है तो हम क्या करेंगे? काम कर देते हैं। ये सुबह का जो प्लानर है ना उसको मैं शाम को शिफ्ट कर देता हूं और शाम का जो काम है वो थोड़ा लेट नाइट तक जाके कंप्लीट कर दूंगा, पर चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया फ्लेक्सिबल बजट, जिसमें हम लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तो वो फ्लेक्सिबल बजट। कोई चेंज नहीं होगा, वो हो गया अपना फिक्स बजट। देन मास्टर बजट एंड फंक्शनल बजट। तो देखो अ मास्टर बजट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एंड समराइज द वेरियस, देखो ये ध्यान से समझ रहा हूं, प्रिपेयर्ड फ्रॉम एंड समराइज द वेरियस फंक्शनल बजट। मतलब अलग अलग फंक्शनल बजट, ये काम के लिए ये बजट, ये काम के लिए ये काम के लिए ये काम के लिए ये, अलग अलग बजट बना है, उन सब को इकट्ठा करके उसकी समराइज्ड फॉर्म में जो बजट बनाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं मास्टर बजट। ऐसा नहीं कहते क्या मास्टर प्लान है, तो अभी आपने छोटे छोटे सारे प्लानों को मिला के एक जो फाइनल प्लान बनाया तो वो मास्टर प्लान होता है। उसी तरह से आपने अलग अलग फंक्शनल बजट को इकट्ठा करके जो बजट हम बनाते हैं वो हो गया अपना मास्टर बजट। क्लियर? एंड
यहां पे ये याद रखना है, इट इंक्लूड्स, मास्टर बजट में क्या होता है, हाँ, मास्टर बजट को समरी बजट भी कहा जाता है। मास्टर बजट इज ऑल्सो कॉल्ड समरी बजट, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड इट इंक्लूड्स डिटेल्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, सेल्स, स्टॉक, डेटर्स, कैश पोजीशन, फिक्स एसेट एटसेट्रा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीज एक इंपॉर्टेंट है और इसको समरी बजट कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और फंक्शनल बजट क्या है, तो फंक्शनल बजट इज अ बजट ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर का बजट, हालांकि इसके ऊपर डिटेल नोट यहां पर है। देखो, फंक्शनल बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस, लिख दिया यहां पे, एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर फंक्शन और डिपार्टमेंट और प्रोसेस, मतलब पर्टिकुलर काम आप जो कर रहे हो उसमें कितनी इनकम होगी और कितना एक्सपेंस होगा, पर्टिकुलर काम में, उस बजट को हम बोलेंगे फंक्शनल बजट। या फिर इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितनी इनकम होगी या कितना एक्सपेंस होगा, उसका जो आप बजट बनाओगे उसको हम बोलेंगे फंक्शनल बजट। या कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस आप कर रहे हो, ये प्रोसेस से आपको क्या एक्सपेक्टेड इनकम होगी, क्या एक्सपेक्टेड एक्सपेंस होंगे, उसके बजट को हम लोग बोलेंगे फंक्शनल बजट। तो फंक्शनल बजट मतलब बजट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर, तीन चीजें याद रखनी है, फॉर सम स्पेसिफिक फंक्शन और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और स्पेसिफिक प्रोसेस, सिर्फ एक चीज के लिए, मतलब सिर्फ इसी चीज का बजट बनता है, इसी काम का बजट, फंक्शन मतलब काम, इसी काम का बजट बनता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल बजट। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको एमसीक्यू के एंगल से भी काम लग सकती है और इस तरह से भी नोट पूछ सकता है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट और राइट अ फिक्स नोट ऑन बेसिक बजट एंड करंट बजट। इस तरह से आपको 2.5 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट, एज वेल एज अगर ज्यादा चीजें पूछनी है तो ये ज्यादा पॉइंट को भी यहां पे कवर कर सकते हैं, ज्यादा मार्क्स में भी ये यहां पे पूछ सकते हैं, पर इसके चांसेस कम है, ठीक है, कि आपको ज्यादा मार्क्स के लिए भी आए। डन यहां तक सबको? चलो नेक्स्ट, ये वाली चीज भी आपको एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव 2.5 मार्क्स के लिए काम लग सकता है, ज्यादा एमसीक्यू के लिए काम का है ये। आईएमपी एमसीक्यू प्लस 2.5 मार्क्स के लिए। अभी यहां पे क्या पूछा है, ये एमसीक्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बजट कौन बनाता है, बजट और वो बजट बनाने का काम कौन करता है, प्रिपेयर्ड बाय हुम। फंक्शनल बजट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय, तो कौन सा फंक्शनल बजट कौन बनाते हैं वो लिस्ट है यहां पे। तो देखो, सबसे पहला सेल्स और क्वांटिटी एंड वैल्यू, मतलब सेल्स में क्वांटिटी एंड वैल्यू अमाउंट रुपीस में, वो बजट कौन बनाता है, तो यहां पे सेल्स बजट बनाता है सेल्स मैनेजर, ठीक है। आपको एमसीक्यू में इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि ये बजट कौन बनाता है और ऑप्शन दिए हो, या तो फिर फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ट्रू और अनट्रू यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसमें से ऐसा बोल दिया हो कि सेल्स बजट ये बनाता है, ये बजट वो बनाता है, जिसमें एक सही हो और बाकी सब गलत हो, या तो एक गलत हो और बाकी सब सही हो। आपको जिस तरह से क्वेश्चन पूछा होगा एमसीक्यू, उसके हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। आपको याद रखने के लिए ये देखना है कि कौन सा बजट कौन बनाता है, तो सेल्स मैनेजर। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये भी सेल्स मैनेजर बनाएगा। फिर ये जो है वो प्रोडक्शन का है, देखो यहां से ये चेंज हुआ, ये प्रोडक्शन रिलेटेड है, तो ऑब्वियस है कि वो प्रोडक्शन मैनेजर बनाएगा। ये पर्सोनेल मतलब एम्प्लॉइज रिलेटेड, पर्सोनेल मतलब एम्प्लॉइज लोग, तो ऑब्वियस है कि वो पर्सोनल मैनेजर को आप एचआर मैनेजर भी कह सकते हो, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजर, ये बनाएगा। देन नेक्स्ट इज मटीरियल बजट, तो ये मटीरियल ऑब्वियस है कि परचेस मैनेजर यूज करेगा प्रोडक्शन के लिए, तो परचेस मैनेजर। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बाय प्रोडक्शन मैनेजर। देन कैश एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बजट बनाएगा फाइनेंस मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर चीफ एग्जीक्यूटिव, मतलब आपको याद रखना है फाइनेंस मैनेजर। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, ऑब्वियस है कि वो R&D मैनेजर जो है वो बनाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यहां पे समझाने के लिए चीज नहीं है, याद रखना है कि भाई ये फंक्शन का बजट ये बंदा बनाएगा, ये बजट ये बंदा बनाएगा, ये आपको एमसीक्यू के लिए काम लग सकता है। चलिए इसके बाद अगेन क्विकली अलग अलग टाइप के बजट आते हैं, ये आपके नॉलेज के लिए ज्यादा है,
एमसीक्यू या थ्योरी के एंगल से कम इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए है, तो हम लोग इसको क्विकली एक बार देख लेते हैं। नॉलेज के लिए ज्यादा है, एग्जाम ओरिएंटेड इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम रहेगा। चलिए, सेल्स बजट, तो देखो सेल्स बजट में क्या आएगा, पहले तो जनरली दिस इज मतलब सेल्स बजट इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फंक्शनल बजट। शायद ये आपको एमसीक्यू में काम लग सकता है कि यहां पे आप सेल्स बजट बनाते हो, वो फंक्शनल बजट बनाने का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और इसके अंदर क्या चीजें दिखाई जाती है, तो ऑब्वियस है कि सेल्स बजट है, तो नेक्स्ट ईयर हम कितना सेल्स करेंगे वो बताया जाएगा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। मतलब 5000 यूनिट बेचेंगे या 50 लाख का सामान बेचेंगे, क्वांटिटी एंड वैल्यू। नेक्स्ट ईयर हम कितना सेल्स करेंगे उसका टारगेट ये सेल्स बजट में दिखाया जाता है। इसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं, ब्रोकन डाउन इनटू क्वार्टरली और मंथली फिगर। मतलब पूरे एक साल हम लोग 50 लाख का सेल्स करेंगे, इसके लिए हमने मंथली टारगेट रखा है कि 5-5 लाख रुपए का हर महीने सेल्स करेंगे या 4-4 लाख रुपए का हर महीने सेल्स करेंगे। तो ये मंथली हो सकता है या क्वार्टरली हो सकता है कि हम हर एक क्वार्टर में, ये ना हो जाए एक क्वार्टर में कितना होता है सर 30 ml, वो नहीं हो, वो 3 महीने वाला, क्योंकि वो मीम बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। तो यहाँ पे क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने पर भी ये बजट प्रेजेंट किया जाता है, सेल्स बजट, क्योंकि जो पूरे साल का होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मंथली या क्वार्टरली डिवाइड कर सकते हैं। और फर्दर ये सेल्स बजट को प्रोडक्ट ग्रुप में, एरिया और टेरिटरीज में, सेल्समैन और एजेंट वाइज भी या कस्टमर के हिसाब से भी हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज ये पहली याद रखनी है कि सेल्स बजट जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फंक्शनल बजट। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, जिसके अंदर ऑब्वियसली क्या चीज कवर हो जाएगी, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वेचाण वितरण માટે જે પણ એક્સપેન્સીસ ટ્રાય કર્યા હશે કે ટાર્ગેટ રાખ્યા હશે તે, તો આફ્ટર સેલ્સ બજેટ ઇઝ ફાઇનલાઇઝ્ડ એન્ડ અપ્રૂવ્ડ, इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लानेड ड्यूरिंग द बजट पीरियड। मतलब जिसमें हम लोग सेल्स और प्रमोशन के लिए कितना एक्सपेंस प्लान कर रहे हैं, प्लान फॉर प्रमोशन, वो चीज यहां पे कवर होती है, इंपॉर्टेंट नहीं है खास। देन प्रोडक्शन बजट, ऑब्वियस है कि प्रोडक्शन मैनेजर बनाएगा, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। और उसके अंदर क्या चीजें कवर होगी, जैसे सेल्स में कितनी क्वांटिटी और कितनी अमाउंट में सेल्स होगा, उसी तरह से यहां पे कितनी क्वांटिटी में और कितनी वैल्यू का प्रोडक्शन होगा, वो यहां पे बनाया जाता है, विल प्रोड्यूस, वो यहां पे बनाया जाता है। और ये बजट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बजट के इंपॉर्टेंस जो है वो तो ऑलरेडी हमने कवर कर ली है कि सोज द एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ईच मशीन। प्रोडक्शन बजट से हमको ये पता चलेगा कि हम हर एक मशीन का कितना यूज कर पा रहे हैं। कैपेसिटी अगर इनसफिशिएंट है, कुछ शिफ्टिंग करना है, कोई नई मशीनरी ऐड करनी है, तो ऑब्वियसली अपने पता चल जाएगा कि हमने ये प्लान किया था कि इतना प्रोडक्शन करेंगे, बट ये मशीन की खुद की कैपेसिटी नहीं है कि इससे ज्यादा प्रोड्यूस कर सके। तो या तो ये मशीन की मरम्मत करवाओ और इसकी कैपेसिटी बढ़ाओ, या नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला मशीन लाओ, जो भी है वो अपने को पता चलेगा। नॉलेज के लिए ये काम का नहीं है। एंड कोई कैपेसिटी आइडल पड़ी हुई है, मतलब ये मशीन है पर पड़ा हुआ है, यूज तो हो ही नहीं रहा है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करें, ये चीज भी हम लोग कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस प्रोडक्शन बजट। देन लेबर एंड मैन पावर बजट, जिसमें हम हमारे जो लेबरर्स है, वर्कर्स है, एम्प्लॉइज है, उनका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कैसे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहां पे देखो ये क्या चीज दिखाता है, shows the number of each grade of workman required to produce the targeted outcome, and it also indicates the anticipated labor cost for the budget period। मतलब अपने पास कितनी क्वालिफिकेशन वाले कितने लोग हैं या कितनी क्वालिफिकेशन वाले कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, ये हम प्लान करेंगे। और ऑब्वियस है कि उनके हिसाब से उनको जो सैलरी रेम्यूनरेशन देंगे उसका भी खर्चा होगा, तो ये भी इसके अंदर कवर हो जाता है। देन मटेरियल बजट में मेन चीज रॉ मटेरियल है या सेमी फिनिश गुड्स है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, तो प्रोजेक्ट क्वांटिटीज एंड वैल्यू, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम ऑफ रॉ मटेरियल या फिर सेमी फिनिश गुड्स या कंपोनेंट्स या टूल्स, सभी पर मटेरियल के रिलेटेड, मटेरियल कितना यूज होगा उसका हम जो बजट बनाएंगे उसको हम बोलेंगे मटेरियल बजट। देन प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, इट विल हेल्प टू ऑफ द प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, लेबर बजट एंड एक्सपेंस बजट। देखो ये सारी चीजों का यूज करेंगे,
प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, लेबर बजट, एक्सपेंस बजट, ये सबका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाएंगे। देखो ये प्रोडक्शन बजट है, उसके साथ साथ हम मटेरियल बजट, लेबर बजट और एक्सपेंस बजट, इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। क्लियर? एंड देन कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, जिसमें अपने कैपिटल एसेट या कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कंपनी या बिजनेस असेट के पीछे, फिक्स असेट के पीछे जितना इन्वेस्टमेंट करता है वो सब उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, वैसे तीन टाइप होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मूડીकृत खर्चा, महसूली खर्चा और प्रसारित महसूली खर्चा। तो ये तीन टाइप का एक्सपेंस है, जिसमें से अपना जो पहला ये वाला है वो क्या करेगा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कि नॉर्मली कंपनी फिक्स असेट परचेस करने के पीछे करती है। तो ये देखो, ये कैपिटल असेट रिक्वायरमेंट के पीछे जो एक्सपेंस हमारा होने वाला है उसका जो हम बजट बनाएंगे उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। और सिमिलरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, एस्टैब्लिश और एस्टिमेट्स एक्सपेंस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब ये प्रोडक्ट मैं नई डेवलप कर रहा हूं या ये एक नया प्रोसेस में बनाने जा रहा हूं, तो उसके लिए बहुत सारा R&D करना पड़ेगा। तो ये R&D करने के पीछे जो खर्चा होगा उसका जो बजट बनाएंगे वो हो जाएगा अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। देन कैश बजट, व्हेन ऑल द बजट्स आर अप्रूव्ड देन कैश बजट समराइज द एंटीसिपेटेड कैश रिसीट। ये कैश बजट क्या करता है, एंटीसिपेटेड कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट, मतलब सारे जो अलग अलग बजट बनाए हमने वो सारे अलग अलग बजट के अंदर अपने को क्या रिसीट होगी, ये बजट में कितनी रिसीट होगी, कितना पेमेंट होगा, ये बजट के अंदर कितनी इनकम होगी, कितना एक्सपेंस होगा, ये सारी चीजें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, उन सब का कॉम्बिनेशन कि टोटल सबका मिला के कितना कैश आएगा, कितना कैश जाएगा। तो ये कैश बजट टोटल कैश रिसीट एंड पेमेंट के लिए बनाया जाता है। इससे अपने को क्या, एंटीसिपेटिंग कैश शॉर्टफॉल्स और एक्सेसेस, मतलब शॉर्टफॉल मतलब खामी, ओछू, एंड एक्सेस मतलब વધારે, तो कब कितनी कैश अपने को कम पड़ रही है या कब अपने पास ज्यादा कैश हो जाएगी, ये सारी चीजें पता चलेगी, तो हम कैश प्लानिंग, कैश का यूटिलाइजेशन और अच्छे से कर सकते हैं। एंड देन मास्टर बजट, मास्टर बजट क्या होगा, सभी बजट का एक सुपर समरी बजट, वो हो गया अपना मास्टर बजट। तो देखो मास्टर बजट इज अ कॉम्प्रीहेंसिव प्लान, कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या, सभी चीजों को कवर करता हुआ, सभी बजट को कवर करता हुआ, विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एंड समराइजेस द फंक्शनल बजट, मतलब सभी फंक्शनल बजट को कवर करता हुआ एक समराइज्ड बजट जो बनेगा वो हो जाएगा अपना मास्टर बजट। तो भी देखो इसके अंदर सारे बजट को हमने कवर कर लिया है, तो सारे फंक्शनल बजट को कवर करके जो एक बजट बनाया जाता है समराइज्ड फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं मास्टर बजट। फ्लेक्सिबल बजट, ये तो हमने ऑलरेडी आगे देख लिया कि फ्लेक्सिबल बजट में क्या होगा, एक्टिविटी जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे वैसे चेंज होगा, क्योंकि दो कैटेगरी, एक फिक्स बजट होता है, फ्लेक्सिबल बजट होता है। फिक्स बजट में क्या होता है, नो चेंज, सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे बट ये फिक्स बजट चेंज नहीं होगा, जबकि फ्लेक्सिबल बजट चेंज विथ लेवल ऑफ एक्टिविटी, जैसे जैसे एक्टिविटी चेंज होती है वैसे वैसे ये फ्लेक्सिबल बजट में भी चेंज किया जाता है। फ्लेक्सिबल बजट प्रोसीजर, तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है पर देख लो, इज यूज्ड द बजट एक्सपेंस विल बी एनालाइज्ड एंड एडजस्टेड टू द एक्चुअल वॉल्यूम बिफोर कंपेयरिंग विद द एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड। ये आपको ऑलरेडी आ चुका है कि भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम बजट के साथ कंपेयर करते हैं। इन अदर वर्ड्स फ्लेक्सिबल बजट इज not a schedule of expense at a specific defined volume of activity. It consists of a series of figure for a series of volume or level of activity. ये आप एक बार अच्छे से रीड कर लोगे ये वाला सेंटेंस। फ्लेक्सिबल बजट ऑलरेडी आ चुका है, हमने देख लिया। फ्लेक्सिबल बजट में क्या होता है कि चेंज किया जाएगा, देखो वेरिएबल बजटिंग कहा जाता है फ्लेक्सिबल बजट या वेरिएबल बजट, और स्लाइड स्केल बजटिंग ये उसके दूसरे नाम है। क्या बोला, फ्लेक्सिबल बजट ये उसी के नाम है, फ्लेक्सिबल बजट कहो या वेरिएबल बजट कहो या स्लाइड स्केल बजट कहो, जिसके अंदर क्या हो जाएगा
चेंज होगा एज पर रिक्वायरमेंट। इसलिए देखो हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक फिक्स कॉस्ट, कोई चेंज नहीं होगा। वेरिएबल, जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज होता रहता है। इन सेमी वेरिएबल, जिसमें सर्टेन लेवल तक फिक्स रहता है और उसके बाद चेंज होता है। मेन चीज आपको याद रखना है, फ्लेक्सिबल बजट में क्या होता है, चेंजेस विथ चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। और फ्लेक्सिबल बजट को हम वेरिएबल बजट और स्लाइड स्केल बजटिंग भी कहते हैं। और अब लास्ट वाला टॉपिक, लास्ट वाला कॉन्सेप्ट, जीरो बेस बजटिंग, इंपॉर्टेंट। अभी इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, इसमें याद रखने वाली चीजें लिमिटेड है। 2.5 मार्क्स के लिए ये आप बहुत ज्यादा चांसेस पकड़ के चलो कि ये आपको एग्जाम में पूछे, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जीरो बेस बजटिंग, ZBB, जो कि अभी भी नया नया रिसेंटली मार्केट में आया है। देखो, रिसेंटली डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम इन द स्टेडीली गेनिंग इंपॉर्टेंस इन द बिजनेस वर्ल्ड। बिफोर प्रिपेयरिंग अ बजट, a base is determined. This is important. Before preparing a budget, a base is determined from which the budget process begins. मतलब हम बजट बनाते हैं उससे पहले एक बेस लेंगे कि यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। आपका भी जब हम रिवीजन प्लानिंग बनाते हैं तो कोई एक चीज तो होगी कि जहां से हम लोग शुरुआत करते हैं ये बजट बनाने की, तो ये जहां से हमने शुरुआत की यहां से हम लोग बनाने वाले हैं, तो जहां से हम बनाते हैं उसको बेस कहते हैं। आपको भी पता है, घर है तो घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, अपार्टमेंट बनाते हैं, तो क्या करते हैं, कोई एक जगह होगी जहां पे पहली ईंट रखी जाएगी, नींव जिसको हम बोलते हैं, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे करके बुर्ज खलीफा बनाया जाता है। तो ये बेस जहां से शुरुआत किया जाता है वो बेस। उसी तरह से बजट कोई ना कोई एक लेवल से शुरुआत किया जाता है और वही होता है हमारा बेस। देखो, क्वाइट ऑफन करंट ईयर्स बजट इज टेकन, ये याद रखना, करंट ईयर्स बजट इज टेकन एज द बेस ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर बजट। वैसे भी आपको पता है, आप अकाउंटिंग भी जब करते हो तो क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं उसी को तो हम नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस लेते हैं ना। मतलब कि प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग था वहां से हम लोग हमारे नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग की शुरुआत करते हैं। तो उसी तरह से बेस बजट, मतलब हम इस साल का बजट बना रहे हैं, इस साल जो बजट बना रहे हैं तो उसकी शुरुआत कहां करेंगे, तो पिछले वाले साल पे कहां पे खत्म हुआ था वहां से हम लोग आगे बनाएंगे। तो नॉर्मली प्रीवियस ईयर के बजट को कंसीडर किया जाता है नॉर्मली एज अ बेस फॉर नेक्स्ट ईयर बजट। ऐसा हमेशा नहीं होता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर को हम लोग यूज करेंगे। द फिगर्स इन द बेस आर चेंज एज पर द प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगर जरूरत लगती है तो उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। एंड दिस अप्रोच फॉर प्रिपेयरिंग द बजट इज कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, दिस अप्रोच ऑफ प्रिपेयरिंग अ बजट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल बजटिंग। अभी ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अलग कलर की पेन ले लेता हूं ताकि याद रहे आपको। इंक्रीमेंटल बजटिंग। अभी सर इंक्रीमेंटल बजटिंग का मतलब क्या, तो एक ईयर के बेस पे हम दूसरे ईयर का बजट बना रहे हैं, फिर दूसरे के ऊपर तीसरे, तीसरे के ऊपर चौथा, तो क्या हो गया इंक्रीमेंट। फर्स्ट ईयर, देखो यहां पे मैं बताता हूं, फर्स्ट ईयर के बेस पे हमने बनाया बजट फॉर सेकंड ईयर, फिर सेकंड ईयर के बेस पे हमने बजट बनाया फॉर थर्ड ईयर, फिर थर्ड के ऊपर हमने बनाया फोर्थ ईयर। तो ये क्या हो गया इंक्रीमेंटल, फर्स्ट ईयर के ऊपर सेकंड, सेकंड के ऊपर थर्ड, थर्ड के ऊपर फोर्थ, तो ये हो गया अपना इंक्रीमेंटल बजटिंग। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। नाउ ये भी चीजें एमसीक्यू के एंगल से आपको काम लग सकती है। जीरो बेस बजटिंग और जीरो बेस बजटिंग इज एन ऑल्टरनेटिव टू इंक्रीमेंटल बजटिंग। मतलब हम फर्स्ट ईयर के ऊपर सेकंड, सेकंड के ऊपर थर्ड, थर्ड के ऊपर फोर्थ बनाते हैं तो वो तो इंक्रीमेंटल बजटिंग हो गया। अब अगर आपको ऐसा नहीं करना है कि मुझे पहले के एंड पे सेकंड, सेकंड के एंड पे ही थर्ड शुरू करना है, ऐसा नहीं करना है। हो सकता है कि फर्स्ट के ऊपर सेकंड, सेकंड के ऊपर थर्ड, मतलब आपका पहले दिन का जो प्लानिंग खत्म हो रहा है उसके ऊपर सेकंड दिन का करना है, उसके ऊपर थर्ड दिन का करना है। पर सर मेरा तो पहले और दूसरे दिन का ही बाकी है, तो मैं थर्ड डे का कैसे करूं? तो ये इंक्रीमेंटल पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि आगे के दो में ही लोचा हो गया है। तो यहां पे आप अगर इंक्रीमेंटल बजटिंग यूज नहीं करना चाहते हैं तो उसके ऑल्टरनेट, उसके ऑप्शन के तौर पे आप यूज कर सकते हो जीरो बेस बजटिंग, जो कि कहां पे और किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इंट्रोड्यूस्ड एट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट इन यूएसए इन 1969 बाय पीटर फेर, हु इज, याद रखना ये पीटर फेर भाई साहब, नोन एज फादर ऑफ ZBB।
इंपॉर्टेंट MCQ. हु इज नोन एज द फादर ऑफ ZBB? तो पीटर फेर, जो कि 1969 में टेक्सास में उन्होंने ये ZBB को, जीरो बेस्ड बजटिंग को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने ये डेफिनेशन दी है, ये नॉलेज के लिए आप पढ़ लोगे, सिर्फ रीड ओनली। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो ये है, मेन फीचर्स। ये आपको 2.5 मार्क्स में जो मैंने कहा वो आ सकता है। 2.5 मार्क्स में ZBB के क्या फीचर्स है, उसके एडवांटेजेस या उसके लिमिटेशंस, इसमें से कुछ भी आ सकता है। बट आपको फीचर्स पता चल गए तो एडवांटेजेस और लिमिटेशंस, फायदा और गैरफायदा બંને ऑटोमेटिक खबर पड़ी जैसे। तो देखो, सबसे पहले ऑल बजट आइटम्स बोथ ओल्ड एंड न्यूली प्रपोज्ड आर कंसीडर्ड टोटली अफ्रेश, मतलब पुरानी वाली हो या नई वाली हो, आइटम्स हो। अभी आइटम का भी मतलब यहां पे जो बजट की आइटम्स है, चीजें, वो दूसरी वाली आइटम नहीं, उसको फ्रेश मतलब यही नया है अपने लिए। हो सकता है कि हम 3 साल पहले की इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं इस साल का बजट बनाने के लिए, और ये 3 साल पहले की इंफॉर्मेशन को हम लोग फ्रेश ही कंसीडर करेंगे जीरो बेस बजटिंग के लिए। ऑलमोस्ट टू बी स्पेंड ऑन ईच बजट आइटम इज टोटली जस्टिफाइड, जो भी अमाउंट हम सभी बजट के लिए स्पेंड करने वाले वो जस्टिफाइबल होगी, मतलब हाँ, हम लोग इस चीज के लिए इतना पैसा स्पेंड करेंगे, बिल्कुल सही है, ये जस्टिफाइबल है कि इतनी अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं, करनी चाहिए। डिटेल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ईच बजट प्रोग्राम इज अंडरटेकन एंड ईच प्रोग्राम हैज टू कंप्लीट फॉर द स्कैर्स रिसोर्सेस। स्कैर्स रिसोर्सेस मतलब मर्यादित साधनों। डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स आर लिंक्ड टू कॉर्पोरेट गोल्स, जो हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट या HR डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट, उन सब के ऑब्जेक्टिव्स को क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ कोलैबोरेट करा जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल क्रिकेट टीम है, तो क्रिकेट टीम के अंदर ऋषभ पंत खेल रहा है या बुमराह खेल रहा है, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव अलग होगा, इसका ऑब्जेक्टिव अलग होगा। विराट कोहली बैटिंग कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव अलग होगा। तो ये सबके ऑब्जेक्टिव्स को क्या किया जाएगा, टीम इंडिया के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच किया जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी हर एक डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को लिंक किया जाएगा विद कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। मेन स्ट्रेस इज नॉट ऑन हाउ मच अ डिपार्टमेंट विल स्पेंड बट व्हाई। दिस इज इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ज्यादा वेटेज किस पे दिया जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिलेगा, ये चीज को, कि क्यों ये पैसा स्पेंड हो रहा है, कितना स्पेंड कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों कर रहे हैं, व्हाई, काइको, कैम, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका पर्पस दिखाता है कि आपको ज्यादा पैसे स्पेंड करने, ठीक है करो, क्यों करना चाहते हो, आपके पैसे स्पेंड करने का रीजन जस्टिफाइबल है, ठीक है तो करो। तो ये ZBB फोकस करता है नॉट ऑन द अमाउंट बट ऑन व्हाई, मतलब क्यों, नॉट ऑन हाउ मच बट ऑन व्हाई, हाउ मच के ऊपर नहीं बल्कि व्हाई के ऊपर फोकस करता है। एंड मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स पार्टिसिपेट इन ZBB प्रोसेस, सभी लेवल के मैनेजर्स ये ZBB प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ये आपके मेन फीचर्स है जो कि आपको 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं। चलो यहां तक की चीजें क्लियर हुई आप लोगों को। अब ये वाला जो पॉइंट है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, ये आप लोग एक बार रिफर करोगे, इसके चांसेस कम है एज अ 2.5 मार्क्स क्वेश्चन, बट फॉर नॉलेज पर्पस यू विल रीड फॉर नॉलेज। एंड ये वाला भी लिमिटेशंस भी, लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस, रीड फॉर नॉलेज। नॉलेज के लिए ये आप एक बार पढ़ लोगे तो आपके इस यूनिट के सारे कॉन्सेप्ट हमारे थ्योरेटिकल जितने भी हो सकते हैं 2.5 मार्क्स से लेकर MCQ के लिए सारी चीजें मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर कर दी है। तो यहां पे दोस्तों हमारा ये लाइव सेशन कंप्लीट हो रहा है। आई होप कि सारी की सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हुई होगी और उसका बेनिफिट मिला होगा। और इसी तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन के लिए आप साथ स्मार्ट स्टडीज ऐप को जरूर यूज करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, जिसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे अवेलेबल है। तो इसका बेनिफिट आप सब लोग ले, साथ स्मार्ट स्टडीज ऐप को आज